जय हिंद कैडेट्स। आज हम रिवीजन करते हैं कुछ पॉलिटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट और आर्टिकल। ठीक है, चलिए हम सब जानते हैं कि जो हम लोग का जो अडॉप्ट कब किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान को अडॉप्ट कब किए थे 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किए थे। और जब कमेंसमेंट का मतलब फोर्स में कब आया था तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अडॉप्ट कब किए थे 26 नवंबर 1949 को, और फोर्स में कब हुआ था 26 जनवरी 1950 को। बहुत बढ़िया, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन होते हैं। हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन के हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। याद रखिएगा। आर्टिकल 74(1) में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एडवाइस ले सकता है। याद रखिए, आर्टिकल 74(1) में दिया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर है प्रेसिडेंट से एडवाइस ले सकते हैं। आपको ध्यान में आनी चाहिए। चलिए, हम लोग को संविधान बनने में कितना दिन लगा था? समय 2 साल 11 महीना 18 दिन, याद होनी चाहिए। फिर ये भी ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो हुआ था उसमें कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, हम आपको रिविजन करवा रहे हैं, आपको ध्यान में आनी चाहिए। फिर अब थोड़ा सा समझते हैं, इधर समझिए इंपॉर्टेंट कमेटी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर के बारे में। कमिटी ऑन रूल ऑन द प्रोसीडर्स और स्टीयरिंग कमेटी के कौन अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे आपको कमेटी ऑन द रूलर प्रोसीजर और स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। फिर एक थे क्या, एड हॉक कमेटी ऑफ नेशनल फ्लैग। यूनियन वाला जितना आ जाएगा, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, जितना यूनियन लगा होगा तो सब में पंडित जवाहरलाल नेहरू आप आंसर मार सकते हैं। यूनियन कमेटी, स्टेट कमेटी, सब में इसका चेयरमैन कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बहुत बढ़िया। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे आपको कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। और लीगल एडवाइजर कौन थे आपको? BN राव, याद रखिएगा। चलिए, हाउस कमेटी के मेंबर कौन थे? बी पट्टा भाई सीतारामैया, ये आपको ध्यान में। हाउस कमेटी के जो चेयरमैन कौन थे? बी पट्टाभाई पट्टाभाई सीतारामैया, आपको ध्यान में आनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी कौन थे? के एम मुंशी ने 1934 में आइडिया दिया था कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तब ये तब ये तब सब लोग सोचे कि हाँ, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन तो होना चाहिए, याद रखिएगा। और क्या, माइनॉरिटीज सब कमेटी के चेयरमैन कौन थे? SC मुखर्जी थे। आपको ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बता रहा हूँ। चलिए, अब थोड़ा हम जान लेते हैं कि हाँ, देखिए हम ब्रिटेन से कौन कौन सा हम चीज़ लिए थे। देखिए, सिंगल सिटीजनशिप जो है हम ब्रिटेन से ही लिए थे। बाई कैमरियल पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से। हम 2 चीज़ लिए थे, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरियल पार्लियामेंट सिस्टम, और लॉ मेकिंग प्रोसीजर रूल लॉ कहाँ से लिए थे? जो लॉ हम लोग बनाते हैं, लॉ मेकिंग प्रोसीजर रूल ऑफ लॉ, ब्रिटेन से लिए थे। USA से क्या क्या लिए थे समझिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी USA से लिए हैं। जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, द प्रियम्बल एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, सब कहाँ से लिए हैं? USA से लिए हैं। कनाडा से क्या लिए समझिए। फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर टू प्रोवाइड रेसिड्यू पावर टू सेंटर सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुडिक्शन कहाँ से लिए हैं? सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जो जुडिक्शन होता है, या फेडरल विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर जो बनाता है, सेंटर को जो स्ट्रॉन्ग करता है, कहाँ से लिए थे? कनाडा से लिए हैं। आयरलैंड से क्या लिए समझिए। DPSP हम आयरलैंड से लिए हैं। फिर मेथड ऑफ प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन, जैसे हम लोग प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन करते हैं वो मेथड कहाँ से लिए थे? आयरलैंड से लिए थे। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट कहाँ से लिए? आयरलैंड से लिए। राज्यसभा का जो नॉमिनेशन बाय द प्रेसिडेंट द्वारा होता है, आयरलैंड से लिए थे। फिर है क्या है, विमियड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से क्या क्या लिए हैं? फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान जो सस्पेंशन जो होता है, फंडामेंटल राइट कौन होता है? नहीं होता है, बताइए। आर्टिकल 20 और 21 जो है फंडामेंटल राइट, जो आपको इमरजेंसी लगेगा फिर भी वो सस्पेंड नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 358 आएगा तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया समझिए। कॉन्क्रेंट लिस्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजन आप ऑस्ट्रेलिया से लिए थे। साउथ अफ्रीका से क्या लिए हैं? 2/3 मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा ऑन बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ से लिए थे? साउथ अफ्रीका से लिए थे। फ्रांस से क्या लिए? रिपब्लिक सिस्टम,
लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी सब कहाँ से लिए? फ्रांस से। और रसिया से क्या लिया? यूएसएसआर, कोई रसिया बोल दे, कहाँ क्या क्या लिए? फंडामेंटल ड्यूटीज क्या आइडियल ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, आप रसिया से लिए हैं। चलिए ये समझिए। पार्ट 1 आर्टिकल 1 से 4 में यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया है। पार्ट 2 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 5 से 11 के बीच में बताया गया है सिटीजनशिप के बारे में। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 12 में डिफिनीशन बताया गया है। चलो आर्टिकल 14 क्या बोलता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 क्या? आर्टिकल 15 क्या है? प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रेज, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 क्या बताता है? कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, न रेस के आधार पे, नहीं कास्ट, न सेक्स, प्लेस और बर्थ के आधार पे नहीं करना है। समझिए। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जब सबको नौकरी, कोई भी कास्ट का आदमी, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगा जॉब में। आर्टिकल 16 बोलता है। आर्टिकल 17 क्या बोलता है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत नहीं होनी चाहिए। तो आर्टिकल 17 वही बोलता है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 18 बोलता है एबोलिशन ऑफ टाइटल, जैसे मैं कोई ये नहीं लगा सकता कि मैं ये नहीं लगा सकता हूँ बिना लेफ्टिनेंट बने हुए, मैंने ये नहीं लगा सकता लेफ्टिनेंट तरुण कुमार, नहीं लगा सकता, बिल्कुल नहीं, ये मेरा हक नहीं है। और जो राष्ट्रपिता बोलते हैं महात्मा गांधी को, ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि टाइटल आर्टिकल क्या बोलता है? एबोलिशन ऑफ टाइटल बताता है। ठीक है, मिलिट्री का टाइटल, चाहे आप डॉक्टर का टाइटल, ऐसे ही आप नहीं लगा सकते हैं। आर्टिकल 19 क्या बोलता है? समझिए। राइट रिगार्डिंग फ्रीडम एंड स्पीच। जो मीडिया लोग जो है, जो कहीं पे पहुंचकर और गवर्नमेंट से तो सवाल क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है, वो ज़रूर पूछता है कोई भी कि मतलब वो कुछ भी पूछ सकता है गवर्नमेंट से, याद रखिएगा। काम का बात नहीं पूछेगा, लेकिन दूसरा बात कुछ भी पूछ सकता है, वही हम लोग का मीडिया है। तो आर्टिकल 19 यही चीज़ क्या बताता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, आपको बोलने की आज़ादी दिया गया है, आर्टिकल 19 बताता है। आर्टिकल 20 क्या है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट कन्वेंशन और ऑफेंसेज, आपको आगे पढ़ाएंगे ये चीज़ के बारे में। आर्टिकल 21 क्या बताता है आपको? प्रोटेक्शन इन लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपको शादी करने का अधिकार आपको आर्टिकल 21 में ही दिया गया है। और आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, समझे, आर्टिकल 21 वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 ए क्या बताता है? 21 ए राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 20 ए जो है राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 22 क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन इन सर्टेन केसेस में आर्टिकल 22 बताता है। और आर्टिकल 23 क्या बताता है? प्रोविजन ऑफ ह्यूमन फोर्स लेबर, आपको ध्यान में आनी चाहिए। और आर्टिकल 24 क्या बताता है? प्रोविज़न ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्री, जो छोटा छोटा बच्चा जो काम नहीं करता है फैक्ट्री में, उसको रोकने के लिए आर्टिकल 24 हमको याद आनी चाहिए। आर्टिकल 20 से क्या ध्यान में आएगा? कि प्रोटेक्ट्स इन रिस्पेक्ट कन्वेंशन ऑफ, ये ध्यान में आनी चाहिए। और डबल जीओपार्डी भी ध्यान में आ जाएगा। आर्टिकल 21 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और आर्टिकल 20 क्या है? राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 24 क्या बात करता है? कि जो प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, फैक्ट्री में काम नहीं करनी चाहिए, समझो। अब बात करते हैं 25 से 28 के बीच में जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो 25 में क्या होता है समझिए। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, आपको आर्टिकल 25 में बताता है। 26 में क्या है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस, आप कोई भी आपका धर्म आप अडोप्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 26 वही बताता है ना। आर्टिकल 27 में क्या? फ्रीडम टू एज पेमेंट एंड टैक्स प्रोविजन इन पर्टिकुलर रिलीजन में आर्टिकल 27 बताता है, आपको ध्यान में आनी चाहिए। आर्टिकल 28 वर्शिप एंड सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आर्टिकल 28 बताता है। आर्टिकल 29 क्या बताता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन जो करता है माइनॉरिटीज़ का आर्टिकल 29 बताता है। और आर्टिकल 30 क्या बताता है? कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ये आपको आर्टिकल 30 आपको ध्यान में आनी चाहिए। और आर्टिकल 31 ए क्या बताता है? कि सेविंग लॉ प्रोवाइडिंग फॉर इक्वेशन ऑफ ई स्टेट्स, आर्टिकल 31 ए बताता है। और 30 बी क्या बताता है? कि वैलिडेशन ऑफ सर्टेन रेगुलेशन। और आर्टिकल 33 सी क्या बताता है? सेविंग ऑफ लॉ गिविंग इन सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। समझाने का भी समय नहीं है, रिवीजन करवाने का समय है, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ।
सिर्फ आपको रिविजन करवा रहा हूँ। आर्टिकल 32 क्या बताता है कि रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, आर्टिकल 32 बताता है। आर्टिकल 34 क्या है बताइए। आर्टिकल 34 से हमको क्या ध्यान में आएगा, मार्शल लॉ। आर्टिकल 34 से क्या ध्यान में आएगा, मार्शल लॉ। आर्टिकल 36 में क्या बताता है, डेफिनेशन। पार्ट 4 में क्या है, डीपीएसपी है, ध्यान में आनी चाहिए। आर्टिकल 37 में क्या बताता है, अप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल कंटेंट इन द पार्ट। आर्टिकल 38 में क्या है समझिए, सिक्योर और सोशल ऑर्डर, प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपुल, आर्टिकल 38 बताता है। आर्टिकल 39 में क्या बताता है, सर्टेन पीपुल ऑफ पॉलिसी टू फॉलो बाय द स्टेट, आर्टिकल 39 बताता है। और 39 ए क्या बताता है, ये इंपॉर्टेंट है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आर्टिकल 39 ए बताता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। और आर्टिकल 40 क्या बताता है आपका, विलेज पंचायत के बारे में, याद रखिएगा, समझिए। आर्टिकल 41 बताता है राइट टू वर्क, एजुकेशन टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस में, आर्टिकल 41 बताता है, याद रखिएगा। आर्टिकल 43 क्या बताता है, लिविंग वेज ईटीसी फॉर वर्कर के लिए, आर्टिकल 43 बताता है। 43 ये क्या बताता है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, आर्टिकल 43 ए बताता है। और आर्टिकल 43 के बी क्या बताता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपको ध्यान में चाहिए। आर्टिकल 4 यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपको ध्यान में आनी चाहिए आर्टिकल 44 से। आर्टिकल 45 क्या बताता है कि प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशनल, जो चिल्ड्रन बिफोर एज ऑफ 6 ईयर से पहले का जो बच्चा है उसको एजुकेशन देना जरूरी है, वो क्या कौन आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 45 बताता है, याद रखिएगा। आर्टिकल 46 क्या बताता है कि जो प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन को आर्टिकल 46 रिजर्वेशन जो दिया जाता है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, आर्टिकल 46 बताता है, याद रखिएगा। हेल्थ के बारे में, स्टैंडर्ड लिविंग, अच्छा जीवन जीनी चाहिए, आर्टिकल 47 बताता है। आर्टिकल 48 क्या बताता है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, आर्टिकल 48 क्या बताता है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, याद रखनी चाहिए। आर्टिकल 48 क्या बताता है आपका, सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, आर्टिकल 40 ए बताता है, याद रखिएगा। और आर्टिकल 48 एनिमल हस्बेंड्री बताता है। आर्टिकल 49 क्या बताता है, प्रोटेक्शन करना किसका, मोन्यूमेंट ऑफ प्लेसेस, ऑब्जेक्ट और नेशनल इंपॉर्टेंस का। आर्टिकल 50 क्या बताता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50 बताता है। और आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आर्टिकल 51 क्या बताता है, प्रमोशन ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, आपको ध्यान में आनी चाहिए। आर्टिकल पार्ट 4 ए और पार्ट आर्टिकल 51 ए में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। पार्ट 5 में क्या है, यूनियन है, याद रखिएगा। आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 53 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का कैसे इलेक्शन होगा, आर्टिकल 54 में बताया गया है, याद रखिएगा। और आर्टिकल 61 में बताया गया है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का, जब हम लोग इम्पीचमेंट करेंगे प्रेसिडेंट का तो आर्टिकल 61 में बताया गया है, याद रखिएगा। आर्टिकल 65 में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 6 में इलेक्शन कैसे होगा वाइस प्रेसिडेंट का वो बताया गया है। और इलेक्शन प्रेसिडेंट का कैसे होगा, आर्टिकल 54 में बताया गया है। और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 66 में बताया गया है इलेक्शन कैसे होगा। पार्डनिंग, आर्टिकल 72 में क्या बताया गया है कि द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन टू ईटीसी एंड सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस में जो प्रेसिडेंट जो माफ़ कर देगा, आर्टिकल 72 में बताया गया है। और 74 में क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवाइस, प्रेसिडेंट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस लेता है आर्टिकल 74 में बताया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 74। 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 76 क्या किसके बारे में बताया गया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया। आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है। 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है। काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा का कंपोजिशन आर्टिकल 80 में बताया गया है। और हाउस ऑफ द पीपुल लोकसभा का 81 में बताया गया था। 80 में बताया गया है काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा के बारे में। और हाउस ऑफ द पीपुल आर्टिकल 81 में बताया गया है। क्या है, ड्यूरेशन ऑफ हाउस पार्लियामेंट आर्टिकल 83 में बताया गया है। सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोपगेशन एंड डिजोल्यूशन जो होगा आर्टिकल
85 में बताया गया है, याद रखिएगा, समझो। आर्टिकल 86 में क्या बताया गया है, राइट ऑफ प्रेसिडेंट एंड एड्रेस सेंड मैसेज टू हाउस, प्रेसिडेंट का एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउस आर्टिकल 86 में बताया गया है। और स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट आर्टिकल 87 में बताया गया है, याद रखिएगा। राइट ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल रिस्पेक्ट हाउस आर्टिकल 88 में बताया गया है। क्या है, वैकेंसन एंड रिजाइनेशन एंड रिमूवल ऑफ द डिप्टी चेयरमैन आर्टिकल 19 में बताया गया है। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो हम बता दे रहे हैं। आर्टिकल 111 असेंट टू बिल, आर्टिकल 112 में जो बजट बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है बजट, इसको क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, याद रखिएगा। 113 में क्या बताया गया, प्रोसीड्यूर प्रोसीड्यूर प्रोड्यूस्ड प्रोसीड्यूर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स आर्टिकल 113 में बताया गया। अप्रोप्रिएशन बिल आर्टिकल 114 ध्यान में आनी चाहिए, अप्रोप्रिएशन बिल से आर्टिकल 114 ध्यान में आनी चाहिए। और आर्टिकल 110 क्या है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, याद रखिएगा। और ज्वाइंट सेटिंग किस में है, आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सेटिंग है, याद रखिएगा। सैलरी और अलाउंस के बारे में आर्टिकल 106 में बताया गया है। वोटिंग इन हाउस एंड पावर हाउस टू वैकेंसी एंड कोरम आर्टिकल 100 में बताया गया है। आर्टिकल 118 में रूल ऑफ प्रोसीजर बताया गया है। और आर्टिकल 117 में स्पेशल प्रोविजन टू फाइनेंशियल बिल के बारे में बताया गया है। और वोट ऑन अकाउंट जो है आर्टिकल 116, याद रखिएगा, वोट ऑन क्रेडिट एक्सेप्शनल ग्रांट सब पढ़ाएंगे आपको डिटेल में, तो आर्टिकल 116 में बताया गया है। आर्टिकल 124 में क्या बताया गया है, एस्टेब्लिश एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 125 में सैलरी जो जज को दिया जाएगा वो बताया गया है। अपॉइंटमेंट जो एक्टिंग चीफ जस्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट 126 में बताया गया है। समझिए। आर्टिकल 129 में क्या बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ रिकॉर्ड जो रखेगा, आर्टिकल 129 में बताया गया है। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कितना होना चाहिए, 130 में बताया गया है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये याद रखिए, 131 में बताया गया है। और एपीलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस में, नहीं कहता हाई कोर्ट में फैसला नहीं सुनाता है तो ऊपर जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो आर्टिकल 132 सबको ध्यान में आनी चाहिए। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट 131 ध्यान में आनी चाहिए। जो 134 में क्या है, एपीलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड क्रिमिनल मैटर में 134 में बताया गया है। आर्टिकल 143 में क्या बताया गया है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट 143 में बताया गया, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 148 में क्या है, कैग के बारे में बताया गया है, ये समझो। पार्ट 8 में 239 से 241 के बीच में यूनियन टेरिटोरी के बारे में बताया गया है। पार्ट 9 में आर्टिकल 243 से 243 ओ में पंचायत के बारे में बताया गया है। पार्ट 9 ए में 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक म्यूनसिपालिटीज के बारे में बताया गया है। पार्ट आई बी एक्स बी 243 एच जेड से 243 जेड टी में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताया गया है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। आर्टिकल 352 में क्या बताया गया है, उसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आपको ध्यान में चाहिए। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी बताया गया है। आर्टिकल 323 ए और 323 बी में ट्राइब्यूनल के बारे में बताया गया है। शेड्यूल देख लीजिएगा अब। ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। पार्ट एक्स जो है आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। चलो इधर आ जाओ, शेड्यूल पढ़ लेते हैं। शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया यूनियन टेरिटोरी के बारे में, सेकेंड में बारे में बताया गया सैलरी के बारे में, और थर्ड शेड्यूल में बताया गया ओथ के बारे में। फोर्थ में बताया गया एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा के बारे में। फिफ्थ में बताया गया शेड्यूल एरिया और एरिया के बारे में। और शेड्यूल 6 में बताया गया है ट्राइबल एरिया के बारे में। जैसे नॉर्थ ईस्ट में क्या था, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, शेड्यूल 6 से आपको ध्यान में चाहिए। शेड्यूल 7 में क्या बताया गया, डिवीजन ऑफ पावर, जो स्टेट और यूनियन लिस्ट का और स्टेट लिस्ट का जो था कॉन्करेंट लिस्ट का, उससे डिवीजन ऑफ पावर ध्यान में रखिएगा 7 शेड्यूल से। 8 शेड्यूल में बताया गया है 22 गो लैंग्वेज था वो। और 9th शेड्यूल में क्या बताया गया है,
नाइन्थ शेड्यूल में बताया गया है रेगुलेशन के लिए, एक्ट के लिए नाइन्थ को फर्स्ट से जोड़ देंगे, 10 को 52 से जोड़ देंगे, 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ है, देखिए 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ था। 11th को 73rd से जोड़ेंगे, इसमें 29 सब्जेक्ट है। और